गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग अध्ययन कर रहे थे भौगोलिक चिंतन के संदर्भ में या भौगोलिक विचारधारा के संदर्भ में, तो हम लोग दो टॉपिक अध्ययन कर चुके हैं, यूनानी भूगोलवेत्ता और रोमन भूगोलवेत्ता। अब हम लोग टॉपिक नया शुरुआत किए थे अंधकार युग, जो कि 300 ईस्वी से लेकर के और 1100 ईस्वी के बीच में था। उसमें हम लोग जो यूरोपीय के संदर्भ में देख लिए थे कि वहाँ पे जो अंधकार युग जिस समय चल रहा था, उसी समय लगभग 700 ईस्वी के आसपास अरब क्षेत्र में उत्कर्ष का काल था या उत्थान का काल था। तो वो हम लोग उसमें देखे थे कि जो उसका जो परिस्थितियाँ थी, क्यों उसमें उत्थान हो रहा था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो अरब भूगोलवेत्ता है उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और डिटेल में उसके जो योगदान है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जो अरब भूगोलवेत्ता था इन लोगों का, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो पहला इन लोगों का मुख्य योगदान था कि जो यूरोप और यूनानी और रोमन सभ्यता से संबंधित जितने भी ज्ञान अर्जित किया गया था या ग्रंथ था, उसको ये लोग संकलित करके और एक संकलन करने का कार्य किए थे, जो कि ज्ञान में इन लोगों का और वृद्धि कर रहा था या एक आधार का कार्य कर रहा था। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अरब जो भाग है वो विशेष रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र है। वहाँ पे रेगिस्तानी होने के कारण से आसमान साफ रहता था, तो खगोल शास्त्र में इन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है। इन लोगों का जो अरब समुदाय है उसमें विशेष रूप से भूगोल के क्षेत्र में लगभग ऐतिहासिक भूगोल में ज़्यादा काम किए हैं, भौतिक भूगोल के संदर्भ में किए हैं, जलवायु विज्ञान जिसमें आ जाएगा, और इसके साथ साथ जो कृषि के क्षेत्र में भी या मृदा से संबंधित ये लोग कार्य किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भूगोल में भी कार्य किए हैं। इसके साथ साथ जो खगोल शास्त्र है उसमें भी कुछ कार्य किए हैं। ठीक है, तो ये लगभग क्षेत्र था जो जिसमें इन लोगों का योगदान रहा है। अब हम लोग भूगोलवेत्ताओं के संदर्भ में देखेंगे, एक एक करके डिटेल में हम लोग देखते हैं। जो पहले भूगोलवेत्ता हैं वो हैं खालिफ अल मानून। ठीक है, खालिफ अल मामून, जो इनका मुख्य रूप से योगदान था, जो टॉलमी द्वारा लिखा गया पुस्तक थी अल्मागस्ट, उसको अरबी भाषा में ये अनुवाद किए थे। ठीक है, अरबी भाषा में अनुवाद किए थे और पृथ्वी का जो परिधि है उसको ज्ञात करने का प्रयास किए थे। ठीक है, जो पृथ्वी का परिधि जो ज्ञात करने का प्रयास किए थे, इसमें इराटोस्थनीज द्वारा जो भी विधि अपनाई गई थी उसके विधि के आधार पर ये भी पृथ्वी का जो परिधि है नापने का प्रयास किए थे। लेकिन इनके जो परिधि नापने का था उसमें त्रुटि आ गई, जितना होना चाहिए वास्तविक होना चाहिए उससे कम ही आया इनका। ठीक है, लगभग इनका 2016 मील बताए थे ये लोग, ये पृथ्वी का परिधि, जो कि वास्तविकता से कम है। ठीक है, इसके बाद ये जो अगला विद्वान है वो है अल बतानी है। इनका जो मुख्य कार्य है कि वो पृथ्वी के ये भी परिधि नापने का प्रयास किए थे, जो कि इनके अनुसार लगभग 2,07,000 मील इन्होंने बताया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो यूरोप और अफ्रीका के जो निवासी क्षेत्र थे जिसमें जनसंख्या रहती है उसके बारे में ये जिक्र किए थे, और इन्होंने रहने योग्य बताया था कि वो क्षेत्र रहने योग्य है। उसको जो सीमा था, सीमा का निर्धारण किए थे कि जो पूर्वी भाग वो है वो जापान तक है, जापान तक रहने लायक है। जो पश्चिमी भाग है वो जो भूमध्य सागर तक रहने लायक है। माने पूर्व से पश्चिम का सीमा जापान से लेकर के भूमध्य सागर था, जबकि जो उत्तरी जो सीमा थी इनकी वो एक याजुज माजुज नाम के एक स्थान था। ठीक है, याजुज और माजुज जो कि एक साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है, ये उनकी उत्तरी सीमा थी, जबकि दक्षिणी सीमा विषुवत रेखा के ये माने थे। ठीक है, तो जो निवास स्थान था मानव के रहने के लिए वो जो दक्षिणी सीमा थी वो विषुवत रेखा था। इसके अतिरिक्त जो अगला जो भूगोलवेत्ता है वो अल बलाखी है या अल बाल्खी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता था। इनका जो एक कृति है या बुक का नाम है किताब अल अस्कल। ठीक है, किताब उल अस्कल, अस्कल या अस्कल कहते हैं। ये मानचित्र जलवायु मानचित्रावली से संबंधित ये बुक थी। ये पहला किताब था जो
जलवायु आधारित मानचित्र का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो सबसे ये महत्वपूर्ण योगदान अल-वाल्की का यही था। ये एक जलवायु भूगोलवेता भी थे। इसके बाद है जो अगला भूगोलवेता है वो है अल-मकदिसी। ये भी जलवायु भूगोलवेता ही थे, विशेष रूप से भौतिक भूगोलवेता थे। इसमें जलवायु का भी ये अध्ययन किए थे। जो विश्व के जलवायु प्रदेश हैं उसको लगभग 14 खंडों में ये विभाजित किए थे। ठीक है, तो ये 14 भागों में जलवायु प्रदेश में विभाजित किए थे। और इन्होंने पहली बार में बताए थे कि जो उत्तर का जो महाद्वीप है या उत्तरी गोलार्ध है वो जिसमें जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध स्थलखंड के बारे में बताए थे कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें स्थलखंड की संख्या भाग ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध है जिसमें महासागर के भाग ज़्यादा हैं। इन्होंने सबसे पहले ये बात बताया था। ठीक है, जनसंख्या वाला बात आगे हम लोग देखेंगे। जनसंख्या को जो पहली बार जो बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में दूसरा था, वो दूसरे विद्वान हैं। इन्होंने स्थलखंड के बारे में बताया था। ठीक है, स्थलखंड के बारे में बताया था कि ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर की एरिया ज़्यादा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये जलवायु अक्षांशों के साथ स्थलखंड की स्थिति मैंने वो बताए थे कि जलवायु स्थलखंड अक्षांश के साथ साथ स्थलखंड पर भी निर्भर करता है। एक तो जहाँ की जलवायु होती है वो अक्षांश स्थिति से भी निर्धारित होती है कि किस अक्षांश पर वो स्थान है, उस अनुसार भी इसका जलवायु का निर्धारण होता है। इसके साथ साथ जो स्थलखंड है वहाँ के जो देश है महाद्वीप है वो किस भाग में है। ठीक है, पूर्वी भाग में है या पश्चिमी भाग में, तो ये भी इसके कारण भी जलवायु का निर्धारण होता है। तो ये पहली बार इन्होंने बताए थे। ठीक है, जलवायु का निर्धारण अक्षांशों द्वारा भी होता है, साथ साथ जो स्थलखंड की स्थिति है या पूर्वी है या पश्चिमी है इससे भी निर्धारित होता है। ठीक है, अगला जो भूगोलवेता है इब्न सीमा है। इब्न सीमा जो कि ये भी एक भौतिक भूगोलवेता ही थे। विशेष रूप से इनका जो कार्य था ये भौतिक भूगोलवेता ही थे। इन्होंने जो पहली बार ये बताया था कि पर्वतों में जो अपर्दन होता है नदियों के कारण से ही होता है, नदियों द्वारा ही पर्वत का अपर्दन कार्य किया जाता है। ठीक है, इन्होंने चट्टानों में जीवाश्म की उपस्थिति के बारे में पहले बार बताए थे। ठीक है, तो पहली बार ये भी ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि पहली बार चट्टानों में जीवाश्म की उपस्थिति किसने बताई थी, तो वो इब्न सीमा थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनको अरब भूगोल का जनक भी माना जाता है। ठीक है, इनको जो क्रियाकलाप इतना ज़्यादा था, कार्य इतना ज़्यादा था कि इसलिए इनको अरब भूगोलवेता का अरब में भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक, अगला जो भूगोलवेता है इब्न हकल। ठीक है, इब्न हकल है, ये भी महत्वपूर्ण अरब भूगोलवेता है। इनका अक्सर बुक के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। जो इनकी बुक है शेप ऑफ अर्थ और दूसरा बुक है ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। 3 बुक हैं, एक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कम पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों बुक शेप ऑफ अर्थ और एक बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म्स, ये दोनों बुक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो मिलाने के लिए पूछा जाएगा या फिर ऐसे एक लाइन के रूप में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये यूरोप का एक द्वीप के रूप में बताए थे। ठीक है, ये भूगोलवेता थे जो यूरोप है, यूरोप के जो महाद्वीप है उसको एक आइलैंड के रूप में ही इसको मान्यता दी थी। ठीक है, ये यात्री भूगोलवेता थे, अक्सर ये यात्रा करते थे और के साथ साथ एक कृषि में भी इनका काफ़ी योगदान है। कृषि भूगोल में इन्होंने जो मृदा का निर्माण है इसके बारे में भी बताए थे। ठीक है, तो ये कृषि भूगोलवेता भी थे। जो अगला भूगोलवेता है अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी ये भी भौतिक भूगोलवेता थे, विशेष रूप से इनका जलवायु पे बहुत ज़्यादा काम किए हैं। ठीक है, इन्होंने मानसून के संदर्भ में भी सही गणना बताए थे। ठीक है, और भारत ये इब्न जो भारत में ये आए थे और भारत के संदर्भ में बहुत ऐसी चीज़ें बताई थी जो वास्तविकता के निकट थी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इनके बारे में। ये यात्री भूगोलवेता थे, ये भू केंद्रित बताए थे। भू केंद्रित मतलब कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। ठीक है,
पृथ्वी के चारों ओर सभी जो जितने भी ग्रह हैं और ये चक्कर लगाते हैं, तो ये भी इसी पर विश्वास करते थे। इसके साथ साथ जो पृथ्वी और जो आकाशीय पिंड है इसके बारे में संबंधों के बारे में भी ये व्याख्या किए थे, ठीक है, इसके रिलेशन के बारे में। इसके साथ साथ ये जो आइलैंड होता है, द्वीपों का विकास में नदियों का योगदान को मानते थे कि ये नदियों के कारण ही आइलैंड का विकास होता है, या उसके जो बनावट होता है उसमें इन नदियों का भी प्रभाव रहता है, ठीक है। तो पहली बार इन्हीं ने ही बताया था। अगला जो इनका कार्य है, जो वायु की परतों के बारे में बताए थे, ये भी कि वायु में कई परतें होती हैं और सबकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। इसी आधार पे वर्तमान में जो भी हम लोग वायुमंडल का परत देखते हैं तो उसको आधार ही बनाया गया था, ठीक है। तो ये पहले ही ये बता दिए थे कि वायु में भी परतें होती हैं और इनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। इसके साथ साथ ये विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किए थे, ठीक है, और उसमें एक मानसूनी प्रदेश भी था। जो 7 जलवायु प्रदेश था बताए थे, उनमें एक मानसूनी प्रदेश को भी इंगित किए थे। इसके साथ साथ इनका जो काम था वो जो अरब और चीन के बीच में 7 सागरों के बारे में जिक्र किए थे, जो कि भाषाई आधार पे 7 सागर के बारे में जिक्र किए थे, ठीक है। ये अरब और चीन के बीच में 7 सागर के बारे में, जिसमें अरब सागर को सबसे बृहत्तम बताया गया, सबसे जो बड़ा सागर है वो अरब सागर है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक साथ मिले हुए बताए थे कि जो हिंद महासागर से लेकर के और अटलांटिक महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में इन्होंने पहली बार जिक्र किया था, ठीक है। जो इनका अगला कार्य है, ये पवन के ऊर्जा के स्रोत में उपयोग करने के लिए इस पर बल देते थे कि पवन को पहली बार ये लोग माने थे कि पवन में भी ऊर्जा होती है और इसका उपयोग करना चाहिए इन्होंने, ठीक है। तो अल मसूदी ने इसके बारे में बताए थे। इसके साथ साथ जो भारतीय मानसून है इसके बारे में भी चर्चा किए थे। भारतीय मानसून जैसे कि हम लोग बताए थे कि ये जलवायु भूगोलवेता भी थे और भारत के संदर्भ में इनका जो अध्ययन था काफ़ी गहरा था, ठीक है। तो इन्होंने मानसून के बारे में भी चर्चा किए थे। इसके साथ साथ जैसे बताए थे कि भारत के भाषा के आधार पे इन्होंने पूरे विश्व को 7 राष्ट्रीयता में विभाजन किए थे कि इसमें 7 राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं भारत में। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। इसमें ग्रीक हैं, पर्शियन है, हिंदू है, चाइनीज है, तुर्क है, मिस्र है और कल्डियन है, ठीक है। तो ये 7 राष्ट्रीयता गिन लेते हैं हम लोग। 7 राष्ट्रीयता जो कि विश्व में पाई जाती थी उस समय, जो कि भाषा के आधार पर थे, ठीक है। और जैसे नाम से भी जाहिर है कि किस क्षेत्र में होगा, ये ग्रीक है, यूनानी क्षेत्र में होगा, पर्शियन क्षेत्र में होगा ये पर्शिया। इसके साथ हिंदू है, चीनी है, तुर्क है, मिस्र मतलब जो कि इजिप्ट एरिया है वो है। इसके साथ साथ कल्डियन है, ठीक है। तो ये 7 राष्ट्रीयता के बारे में बात किए थे। और इसके साथ साथ ये जो समुद्र का जो रंग होता है अलग अलग होता है, तो इसके बारे में बताए थे कि ये लवणता के कारण से और वनस्पति के कारण से इनका जो सागर में जो अलग अलग रंग होता है इसके कारण ही होता है, ठीक है। तो ये पहली बार इन्होंने ही बताया था कि जो सागर में का कलर होता है वो लवणता और वनस्पतियों के कारण से होता है। इसके साथ साथ इन्होंने बुक लिखे थे। बुक काफ़ी इनकी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बुक जो कि एनालिसिस ऑफ टाइम, इसको हिंदी में समय विवरण का बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। तो समय विवरण का इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको एनालिसिस ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो बुक है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, सोने की चारागाह और जवाहरातों की खान, ठीक है, इस नाम से ये बुक है, ठीक है। इसको गोल्डन मेडोज ऑफ प्रीशियस स्टोन ऐसे करके एक बुक है, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में इसको सोने की चारागाह एवं जवाहरातों की खान के बाद दिया गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बुक थी। और ये भी एक बुक है उपदेश और निरीक्षण, हालांकि ये कम इम्पोर्टेंट है, ये दोनों काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसको भी याद रखिएगा, उपदेश और निरीक्षण ये भी इनकी बुक है। इसके अतिरिक्त ये इन्होंने कैस्पियन सागर को बंद सागर के बताए थे। तो पहली बार इन्होंने कैस्पियन सागर को बंद सागर के रूप में बताए थे, ठीक है। तो ये रहा अल मसूदी का कार्य। अब हम लोग देखते हैं कि अल बरूनी का कार्य क्या है, ठीक है। अगला विद्वान है अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी जो कि इन्होंने
मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आए थे। ये भी एक यात्री भूगोलवेत्ता थे, जो कि जो मोहम्मद गजनवी थे उन्हीं के निमंत्रण पर ये भारत आए थे। ठीक है, तो इनका जो योगदान था विशेष रूप से, ये भी भौतिक भूगोल से संबंध में काफ़ी इनका योगदान था, विशेष रूप से जलवायु भूगोल में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इसके साथ साथ ये खगोल शास्त्र में भी काफ़ी काम किए हैं। इसके अतिरिक्त भौतिक भूगोल और जीव भूगोल में भी ये काम किए हैं। ठीक है, और भारत के बारे में जो भी वर्णन किए हैं, यहाँ रह करके भी स्टडी किए हैं। लगभग 8 साल यहाँ पे रहे थे, तो कई क्षेत्रों में ये भी स्टडी किए हैं। ठीक है, तो इस आधार पर जो भारत का जो क्षेत्र था उसमें अपना प्रेक्षण करके या किसी तरह से अनुमान करके वो अपना बताए थे सब। तो इन्होंने भारत के बारे में क्या क्या वर्णन किया है कि गंगा के मैदान को जो उत्पत्ति है उसके बारे में भी इन्होंने बताया था कि गंगा का मैदान की उत्पत्ति कैसे हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ उसमें जो बाढ़ आती है या झरनों का विकास कैसे होता है इसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, तो अल-बरूनी है, इसके बारे में जिक्र किए थे। इसके साथ साथ जो सोमनाथ के आसपास जो कि गुजरात में है, वहाँ पे ज्वार कैसे आता है इसके बारे में हमें जिक्र किए थे, जो बताए थे कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी यहाँ पे ज्वार आता है। तो ये पहली बार इन्होंने ही डिस्कस किया था। इसके साथ साथ ये जो भारतीय कृषि को ये मानते थे कि पहली बार इन्होंने ही बताया था कि भारतीय कृषि पे जो मानसून है, मानसून का प्रभाव पड़ता है या उसी पे भी निर्भर ही है। ठीक है, तो मानसून पर ही जो भारतीय कृषि है वो निर्भर है। इसके साथ साथ जो दक्षिणी भारत में जो वर्षा होती है उसका जो निर्भरता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट काफ़ी प्रभावित करता है। ठीक है, तो इन्होंने ही काफ़ी, देखिए इनके बारे में कितना जानकारी थी भारत के बारे में कि इन्होंने जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो प्रभावित करती हैं जो वहाँ के जो क्षेत्र हैं, दक्षिणी भारत के क्षेत्र हैं, उसमें वर्षा की मात्रा को भी प्रभावित करते हैं, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। इसके अतिरिक्त भारत में जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में भी जिक्र किए थे, जो कि 4 वर्ण व्यवस्था यहाँ पर थी, तो उसके बारे में भी इन्होंने लिखा था। इनका एक किताब है, किताब अल हिंद, इसी में इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था। ठीक है, और सिंधु नदी का पहली बार इन्होंने जो अपने एक बुक है, उसी बुक में पहली बार सिंधु नदी के बारे में अच्छे से डिस्कस किए थे या दर्शाए थे। ठीक है, तो ये भी सब याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सबों को जितना से अधिक आदमी याद रखेगा क्वेश्चन अच्छे सॉल्व होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो इनका कार्य है, जो पतंजलि की पुस्तक थी, ठीक है, इसका पतंजलि के पुस्तक को अरबी भाषा में अनुवाद कराए थे। इसके बाद से जो उषा काल है या संध्या काल है, इसके बारे में भी वर्णन किए थे, बताए थे कि उषा काल कब होता है, क्यों होता है, और संध्या काल जिस समय की लालिमा जो दिखती है, ट्यूबलाइट जिसको बोलते हैं, तो वो क्यों होती है। तो इन्होंने बताया था कि जब 18 डिग्री जो सूर्य का जो एंगल है पृथ्वी से 18 डिग्री नीचे होता है, इसके बाद से इस टाइप का जो दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उषा काल या उषा काल के समय जो लालिमा दिखती है या संध्या के काल के समय भी जो लालिमा दिखती है उसको ट्यूबलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो वो इसके बारे में भी इन्होंने बताया था। ठीक है, इसके साथ साथ ये रिसाला एक नाम के एक बुक लिखे थे। ठीक है, तो रिसाला, इसी बुक में इन्होंने दिन और रात का वर्णन किए थे कि दिन और रात कैसे होता है। इसके साथ साथ ध्रुवों पर जो 6 महीने के दिन होता है और 6 महीने का रात होता है, इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया था। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पॉइंट है, इसको याद करना है कि जो रिसाला था किसकी बुक थी और इसमें किस बात का, यदि गहराई से पूछेगा तो पूछेगा कि इसमें किस बात का वर्णन किया गया था। ठीक है, तो ये रिसाला एक बुक थी, इसमें दिन रात का वर्णन किया गया था कि कैसे होता है, साथ साथ ध्रुवों को भी 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होते हैं, इसके बारे में ही बताया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो इनका जो बुक था, हमेशा याद रखिएगा, किताब अल हिंद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद बुक है जवाहिरात, एक बुक है। इसके अतिरिक्त अल कानून अल मसूदी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पूछा गया है, इसमें मसूदी लिखा होता है, ये मत समझिएगा कि ये मसूदी का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अल-बरूनी का लिखा हुआ है, अल कानून अल मसूदी। ठीक है, अगला जो बुक है ये भी इंपॉर्टेंट है, द वेस्टीज ऑफ द पास्ट, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, द वेस्टीज ऑफ द पास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। अगला बुक है तारीख उल हिंद। ठीक है, तो तारीख उल हिंद भी इन्हीं का बुक है।
अब जो अगला भूगोल लेता है वो अल इदरीसी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या काम। तो जो अल इदरीसी थे ये प्रक्षेपों का निर्माण किए थे, जो विश्व का मानचित्र एक बनाए थे, जो कि आयताकार मानचित्र, आयताकार प्रक्षेप था। ये प्रोजेक्शन होता है आयताकार, उसी पे इन्होंने विश्व का मानचित्र को बनाए थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने ये मानचित्र में 7 जलवायु क्षेत्रों में उसको विभाजित किए थे। विश्व मानचित्र को 7 जलवायु प्रदेशों में भी विभाजित किए थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये इन्होंने हिंदू महासागर को खुला महासागर बताए थे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हिंद महासागर को खुला सागर बताए थे, जबकि भूमध्य सागर के क्षेत्रों के भी वर्णन किए थे, जो आसपास के क्षेत्र थे उसके बारे में भी अच्छे से वर्णन किए थे और व्याख्या किए थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनका जो बुक था, रोजर्स बुक का नाम था, जो अल इदरीसी का बुक का नाम है कि या किताब का नाम है रोजर्स बुक है। दूसरा है विश्व का भूगोल है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है इनकी। ये पूरा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में इनके बुक का नाम है, और ये इम्पोर्टेंट बुक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके लिए मनोरंजन जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखता हो, ये इनके किताब का नाम है। इंग्लिश में अलग से है, इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन हु डिजायर ऐसे करके है पूरा। तो ये हिंदी में इसको ध्यान रखिएगा, उसके लिए मनोरंजन जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखता हो, ये इनका बुक का नाम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाकी बुक पहले ही नाम मत याद रखिएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो विद्वान है या भूगोलेता है इब्न बतूता है। इब्न बतूता को अरब का मार्को पोलो नाम दिया जाता है, क्योंकि ये भी एक यात्री भूगोलेता थे। ये काफ़ी यात्रा में विश्वास रखते थे, और बहुत ज़्यादा ये कई हज़ारों किलोमीटर मील तक का ये यात्रा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इब्न बतूता जो कि तुगलक के समय भारत में आए थे, तुगलक के ही निमंत्रण पर भारत ये आए थे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इनका जो मुख्य कार्य था गणित में और ज्योतिषी, ये यहीं आकर के 8 साल रहे थे, और ज्योतिषी में और गणित में भी यहाँ पे रह के अध्ययन किए थे। ये वास्तव में अरब के नहीं थे, लेकिन अरब में आकर के ही अपना किए थे। ये वास्तव में निग्रो मूल के ये थे, ठीक है। तो निग्रो मूल के थे, लेकिन आकर के अरब क्षेत्र में अपना कार्य किए थे, तो इसलिए इनको अरब का ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये मोरक्को का वर्णन किए थे। मोरक्को जो कि उत्तरी अफ्रीका में भाग है, उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में भाग है, उसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया था। इनकी एक बुक है रेहला ऑफ ट्रेवल्स, ठीक है, रेहला ऑफ ट्रेवल्स। इसका भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं रेहला लिखा जाता है या कहीं रेहला ऑफ ट्रेवल। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो इनकी बुक थी रिसाला, ये जो कि अलबरूनी की बुक थी रिसाला, जबकि इनकी बुक है रेहला, ठीक है। रेहला ऑफ ट्रेवल या रेहला कहीं लिखा रहता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। जो अगला विद्वान है वो इब्न खालदून है, ठीक है। इब्न खालदून है जो कि ये मुख्य रूप से राजनीतिक भूगोल का ये नींव रखे थे, ठीक है। राजनीतिक भूगोल का नींव रखे थे, और उसके संदर्भ में भी कई बातें किए थे। इन्होंने बताया था कि जो राज्य का उद्भव होता है, जैसे मानव का उद्भव होता है कि बचपन होता है, जवानी होता है, मेच्योर स्टेज होता है, बुढ़ापा होता है, उसके बाद से पतन हो जाता है। तो वैसे ही राज्य का भी उदय होता है, मेच्योर स्टेज जाता है, उसके बाद से बुढ़ापा आता है या पतन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में जिक्र किया था, और इन्होंने बताया था कि ये चीज़ जो राज्य कितने दिन तक टिका रहेगा, वहाँ के लोगों पर ये या उनके क्रियाकलापों पर निर्भर करता है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये राजनीतिक भूगोल के मैंने नींव डाले थे या संस्थापक थे। इनको जो प्रथम निश्चयवादी कहा गया था, ठीक है। प्रथम निश्चयवादी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनको, कि ये टॉपिक पूछा था कि प्रथम निश्चयवादी किसको कहा जाता है, तो इब्न खालदून को, ठीक है। इसके बाद से इनका जो मेन और कार्य था कि राज्य के उद्भव विकास के लिए बताया था कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में बताया था कि जैसे मानव का उद्भव होता है। इन्होंने ही बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या होती है, मतलब कि, और दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या मन अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जनसंख्या के बारे में इन्होंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा होती है, जबकि जो स्थलखंड के बारे में बताए थे अल मकदसी बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा स्थलखंड है, जबकि दक्षिणी भाग में
कम स्थलखंड की संख्या है या महासागर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इनके बारे में जानिएगा। इसके साथ साथ जो इब्न खल्दून का एक कृति है या ग्रंथ है मुकदमा नाम से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मुकदमा नाम से है। ये इन्हीं जो बुक हैं इसी में मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में जिक्र किए थे। ठीक है, या काफ़ी वर्णन किए, व्याख्या भी किए थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि इब्न खल्दून का जो मुकदमा है उसमें भी मानव पर्यावरण के संबंध में बात किया गया था। ठीक है, तो ये रहा अरब ज्योग्राफर और इससे संबंधित जो योगदान है और इनका जो बुक है इसके बारे में। तो ये जितना भी जो मेन पॉइंट है उसके बारे में जिक्र किया गया था, सारा इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से पूरा याद रहेगा तो क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हैं कि सब कुछ ठीक से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पर रहने देते हैं। जो अगला टॉपिक होगा हम लोगों का पुनर्जागरण काल होगा। ठीक है, तो पुनर्जागरण के बारे में भी हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, और यदि वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा कि और दोस्तों के लिए भी ये मैटर पहुंच सके। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर भी है, जल्दी कहीं पे इतना मैटर जल्दी मिल नहीं पाते हैं, इसलिए भी उन लोगों को पहुंचा दीजिएगा। और साथ में यदि नए चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहीं तक रहे हैं, धन्यवाद।